इतने लोगों को यहाँ पर देख के मुझे अच्छा लगा। अरे एसी लाओ ना। अच्छा अच्छा ठीक। चलिए शुरू करें। यस, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर है 6 जो हम देखने जा रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम। राइट, 12th स्टैंडर्ड में आपने चैप्टर देखा है ऑलरेडी, बट जितना 12th स्टैंडर्ड में आपने देखा है वो बहुत ही कम है बेटे। उसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट थे ही नहीं, गिने चुने आपके वही कॉन्सेप्ट है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, यही कंसेप्ट देखा आपने, ज्यादा ऐसा कोई कंसेप्ट देखे ही नहीं, ठीक है ना। बट यहाँ पर नेशनल इनकम हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। यस, तो आई होप सब लोगों ने नया नोटबुक लाया है नेशनल इनकम का ना। आपको नोटबुक नया बनाना है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा नहीं, अच्छा ही बड़ा चैप्टर है। हाँ, बट बाकियों के कंपैरिजन में तो छोटा ही है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आखिरी वाले चैप्टर से उनके कंपैरिजन में छोटा है, बट जनरली बड़ा है आपके हिसाब से। अब आपके हिसाब से बड़ा छोटा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आप बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जज कर लेना, और मुझे पता है वो जजमेंट फेल होने वाला है जब अपन सेकेंड लास्ट और लास्ट चैप्टर करेंगे नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक। आइए, लेट अस बिगिन। हाँ, तो जी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नेशनल इनकम, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। हाँ जी, चर्चा करने जाए तो बहुत ज्यादा डिटेल में है, बट लेट अस सी हाउ मच यू पीपल नो अबाउट नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? कंट्रीज इनकम। कौन से कंट्री का कौन सा इनकम? कंट्री क्या करती है? कंट्री करती क्या है? कंट्री ट्रेड करती है, फॉरेन ट्रेड से जनरेट हो रहा है, फॉरेन ट्रेड से जनरेट हो रहा है। मतलब अमेरिका को हम कोई माल बेच रहे हैं, बांग्लादेश को कुछ माल बेचते हैं, कनाडा को माल बेचेंगे, यूएस को माल बेचेंगे, यूके को माल बेचेंगे, तो वो जो इनकम होगी वो कंट्री की इनकम होगी। वो पार्ट है, तो फिर इनकम क्या है? टैक्स। कंट्री की इनकम, कंट्री की इनकम हर से देखो, अभी हम पैसा कमाएंगे, सैलरी आएगी या बिजनेस इनकम होगा, जो भी अलग अलग प्रकार का इनकम होगा, वहां पर सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो सरकार के लिए टैक्स क्या हुआ? और सरकार मतलब ही, सरकार मतलब गवर्नमेंट। वाओ वाओ, व्हाट अ कॉन्सेप्ट मैन। सरकार मतलब गवर्नमेंट, जबरदस्त, खास एकदम। सरकार मतलब गवर्नमेंट, तो देश मतलब देश मतलब कंट्री, और सरकार मतलब गवर्नमेंट। गजब गजब कॉन्सेप्ट है सर, मजा ही आ गया सुन के, वाह। तो आप लोगों का कहना है, आपके तर्क के हिसाब से, गवर्नमेंट जो टैक्स कमाती है वो नेशनल इनकम है, और गवर्नमेंट का मतलब कंट्री, नेशनल ना, नेशन ना, तो नेशनल इनकम, नेशन का इनकम, और नेशन का मतलब इनकम मतलब गवर्नमेंट की इनकम। गवर्नमेंट की इनकम क्या है? टैक्स, जो गलत है। टैक्स इज नॉट एट ऑल एन इनकम, टैक्स किसी का इनकम है ही नहीं। टैक्स इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज इनकम फॉर एनी पर्टिकुलर पार्टी। टैक्स तो बेसिकली भाई सिर्फ गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है टैक्स कलेक्ट करने की। गवर्नमेंट के अलावा अगर और कोई टैक्स कलेक्ट करता है तो संविधान के खिलाफ है, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। तो गवर्नमेंट के अलावा और किसी के पास अथॉरिटी है ही नहीं टैक्स कलेक्शन की, और किसी के पास नहीं अथॉरिटी। तो फिर टैक्स अगर इनकम नहीं है तो फिर इनकम क्या है? सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेम नेशनल, यानी कि द नोशन ऑफ नेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशन?
नेशनल इनकम की जब हम बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो देश की इनकम, एंड कोई भी कंट्री या कोई भी देश रिप्रेजेंट होता है अपनी जनता से, नॉट गवर्नमेंट. पब्लिक रिप्रेजेंट्स द कंट्री, नॉट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो काम करने वाले लोग हैं वो तो एक, गवर्नमेंट तो देश का एक छोटा सा हिस्सा है जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए बनाया गया है, और जिसमें आप ही लोगों ने अपने ही लोगों में से किसी को इलेक्ट करके वहां बिठाया है. समझ में आ रहा है क्या आपको? नेशन इज नॉट गवर्नमेंट, नेशन इज नॉट गवर्नमेंट, नेशन इज दी पब्लिक, जनरल पब्लिक, जो हमारे देश की जनता है वो हम उसकी बात कर रहे हैं. तो पब्लिक नेशनल इनकम का मतलब पब्लिक की इनकम, यानी कि हमारे देश की इनकम, हमारे देश में जितने लोग रहते हैं इन सबकी इनकम. तो फिर सर टैक्स क्या है? टैक्स जो है ना बेटे, ये मेरी इनकम नहीं है. मान के चलो फॉर एग्जांपल यहां पर जितने लोग बैठे हैं, ये क्लासरूम पूरा क्लासरूम एक कंट्री है, ठीक है, ये क्लासरूम पूरा एक कंट्री है, ठीक है, और इस कंट्री में तुम लोग जितने लोग हो, यू ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, आप सब लोग इस कंट्री के सिटीजन्स हो. तो आप सब लोगों की इनकम जो है ना, दैट इज नेशनल इनकम. और मान लो ये क्लासरूम को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में, तो मैं गवर्नमेंट हुआ. ठीक, बात समझो. अब आप में से कुछ लोग टैक्स भरते होंगे. अच्छा, जरूरी है क्या कि जनता, जितनी जनता है, जितनी जनरल पब्लिक है, जितने हमारे देश में नागरिक है, सबकी इनकम सेम है? नहीं. हो सकता है किसी की इनकम ज्यादा है, हो सकता है किसी की इनकम कम है, बराबर है. तो यहां पे बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग अ गवर्नमेंट, मेरा रोल क्या है, बात समझो. हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में दो एक्सट्रीम टाइप के इकोनॉमीज पढ़े थे. कौन से दो थे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. बोलो है ना. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने देखा कि पूरा फ्रीडम है, पूरा फ्री इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, लेसेस फेयर जिसको हम बोलते हैं, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. वहीं पे सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, ऑल्सो कॉल्ड एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, बराबर. एन इकोनॉमी विच इज रन बाय अ सिंगल अथॉरिटी, एक अथॉरिटी पूरा इकोनॉमी चलाता है, यानी कि वो अथॉरिटी और कोई नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बराबर है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी को रन कर रहा है, वहां पर बिल्कुल बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम है ही नहीं, मतलब फ्रीडम बस बोलने के लिए है, जो गिने चुने 2-3 चॉइसेस है उतने ही चॉइसेस है, और वो 2-3 चॉइसेस में से ही चुनना है आपको, उतना ही फ्रीडम है, यानी कि फ्रीडम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बराबर. अब बात समझो, यहां पर जब एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया तो गवर्नमेंट का रोल थोड़ा सा हमने चेंज किया. सब यहां पे हम जब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर द मेन से और द मेन फीचर ऑफ दैट इकोनॉमी वाज प्राइवेट ओनरशिप. बोला है या ना. अब आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो रिच होंगे, वेल्दी होंगे, जिसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ होगा, प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज्यादा होगी. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो गरीब होंगे, जिनके पास उतना वेल्थ नहीं होगा. अब जो प्राइवेट ओनर्स है ना, जो प्राइवेट ओनर्स है, प्राइवेट एंटरप्राइज ओनर्स है या प्राइवेट प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, देखिए आप ऐसे ही किसी के भी घर में, किसी की भी सोसाइटी में, किसी की भी प्रॉपर्टी में जा सकते हो क्या? नहीं. अगर ये जो सामने अपने जो रोड है, हम जहां से ट्रैवल वगैरह करते हैं, अगर ये प्राइवेटली ओन्ड होगा तो हर एक रोड पे, हर एक गली में जाने का पैसा भरना पड़ेगा हमको, क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है. तो हम इन जनरल वो यूज ही नहीं कर पाएंगे. तो मतलब गरीब लोग ऐसी फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे. अमीर लोग सिर्फ वही करेंगे क्योंकि वो लोग प्राइवेटली ओन करते हैं और उनके पास पूरा अधिकार है रोकने का, किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, उनके पास पूरा अधिकार है. अगर प्राइवेट ओनरशिप है तो आपको कोई रोड पे से चलने से मना कर सकता है क्या? ये मेरा रोड है, चल रहा है, मना कर सकता है कोई? जबकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारी ही प्रॉपर्टी है, फिर भी हम किसी को मना नहीं कर सकते. आप समझ रहे हो बात को? ये जो प्रॉब्लम है ना सर, क्या जो समाज में दो किस्म के अलग लोग हैं, सम आर हैव्स एंड सम आर हैव नॉट्स. हैव्स एंड हैव नॉट्स जितने भी है, इनकी अगर हम बात करेंगे ना, तो जो हैव्स वाले हैं ये लोग सारी फैसिलिटीज एंजॉय करेंगे, बट जो हैव नॉट्स वाले हैं इनको कोई फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी तक नहीं मिलेगी सर. तो इनके लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है. अब बात समझो, टैक्स का काम क्या है? जो आप
आपने शायद सुना होगा फिस्कल पॉलिसीज के बारे में। टैक्सेशन इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बोला ही नहीं। अगर मेरा पैसा होता और मैं आप में बांटता तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन कहता। समझ में आ रहा है क्या? मैं अमीर लोगों से पैसा ले रहा हूं और गरीबों को उसकी मदद से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब किसी और की इनकम है उससे कलेक्ट करके मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो टैक्स का पर्पस क्या है? हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। व्हाई इज दिस प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम? सर, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के चलते हम अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं और गरीबों से कम टैक्स वसूल करते हैं। अगर आप समझेंगे इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है हमारा, उस स्लैब रेट में क्यों है? क्योंकि जो कम इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर टैक्स कम लगता है, हायर इनकम वाले जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है। सेम चीज हमें जीएसटी में भी देखने मिलती है। जो बेसिक नेसेसिटीज वगैरह है, आपका अनाज राशन वगैरह जो है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बट कुछ और बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, बट बेसिक है सर, जरूरी चीज है लोगों के लिए, तो उसके ऊपर शायद जीएसटी वो लोग 5%, 10%, 12% ऐसा लगाए। बट जो लग्जरियस चीजें हो जाती है, जो महंगी चीज है, बराबर है, उसके ऊपर 18%, 28%, 18 to 28% तक भी जीएसटी लगता है। तो अगर आप अमीर हो, रईस हो, तो ऑब्वियसली तभी आप लग्जरियस गुड्स खरीदोगे। गरीब व्यक्ति थोड़ी ना लग्जरियस गुड्स खरीदता है। खरीदता है क्या? नहीं खरीदता। जैसे कार्स के ऊपर अगर आप समझो, 4 मीटर लंबी कार, 4 मीटर जीएसटी में बताया गया है, 4 मीटर की कार, अगर 4 मीटर से थोड़ा भी लंबा रहा ना कार, तो उसका जीएसटी रेट चेंज होकर 28% हो जाता है। 4 मीटर से छोटा रहा ना कार, 18% जीएसटी लगता है। क्योंकि 4 मीटर से छोटा गाड़ी है, यानी कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है। 4 मीटर से ऊपर का बड़ा गाड़ी है तो बड़े लोगों की, अमीर लोगों की गाड़ी है। श्रीकांत सर, राज सर, बराबर। अपने पास बाइक है, अपने पास तो कार ही नहीं है बेटे। अपन तो इस कहीं सीनियरों में कहीं आते ही नहीं अपन, ठीक है ना। 4 व्हीलर के नाम पे मेरे पास 2 बाइक है बस। ठीक। 18% जीएसटी लगेगा 4 मीटर से छोटी गाड़ी पर। तो जो गाड़ियों के साइज देखेंगे, अगर आप उनके डिस्क्रिप्शंस में जाके अगर पढ़ेंगे, अगर बाई चांस, तो अभी 3.9 मीटर्स, 3.91 मीटर्स, 3.92 मीटर्स, ऐसे 4 मीटर से छोटी गाड़ियां वो 18% जीएसटी पे आती है। और उससे 4 मीटर से बड़ी गाड़ियां वो लग्जरियस गुड्स में आती है। लग्जरियस गुड्स में उसका रेट चेंज होके लग जाता है 28%, 28% जीएसटी लगता है। ठीक है, समझ में आया सबको? यस। मांडलिक पुढे इकडे दीदी, अंदर सर आकाश पुढे। सर अंदर। रेलवे की जैसे सिस्टम है, बैठते कोई और सीट पे है, सामान रखते कोई और सीट पर है। ठीक, आइए। तो यहां पर इतनी बात तो क्लियर है कि टैक्स इनकम नहीं है। तो इनकम क्या है? जो देश की जनता कमाती है यही इनकम है। जो देश की टोटल जनता कमा रही है, जो टोटल पूरे देश में हमारे जो लोगों की इनकम है, वही हमारे लिए क्या है? नेशनल इनकम है। पक्का क्लियर है तक? 100%। ठीक। अब बात समझो, अभी नेशनल इनकम काम कैसे करता है? आप लोग मान लीजिए एक ही देश में रहते हो सब लोग, बराबर। आप लोगों की इनकम बेसिकली 4 प्रकार की है बेटे। आपके पास इनकम 4 ही प्रकार के है, इसके अलावा और कोई इनकम है ही नहीं। 4 ही प्रकार की इनकम है आपकी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी कि कोई व्यक्ति रेंट से पैसा कमा रहा है, कोई व्यक्ति वेजेस से पैसा कमा रहा है, कोई व्यक्ति इंटरेस्ट से पैसा कमा रहा है, कोई व्यक्ति प्रॉफिट से पैसा कमा रहा है। बोलो हाँ या ना? बराबर है। इनको हमने क्या नाम दिया था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर को आप पे कर रहे हो ना, इसलिए फैक्टर पेमेंट्स। ये सब चाह रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, क्या हुए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको जो पेमेंट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर पेमेंट। अब ध्यान से सुनो,
नेशनल इनकम काम कैसे कर रहा है। हम क्या करेंगे, पूरे समाज को दो हिस्सों में बांट देंगे सर। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म और एंटरप्राइजेस, ठीक है, फर्म और एंटरप्राइजेस। आप जितने भी लोग हो आप सब समाज का हिस्सा हो, यानी कि हाउस होल्ड में आते हो, बराबर है। आप लोग अगर लैंड प्रोवाइड कर रहे हो, लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारी चीज आप किसको प्रोवाइड करोगे, किसको प्रोवाइड करेंगे, जो बिजनेसेस है उनको ना, बराबर है। बिजनेसेस को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए जो आपके पास है। आप कहां हो, हाउस होल्ड सेक्टर में, यानी कि फर्म सेक्टर को, एंटिटी सेक्टर को, एंटरप्राइज सेक्टर को, बिजनेस एंटिटी सेक्टर को या बिजनेस सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जो उनको मिलेंगे कहां से, हाउस होल्ड सेक्टर से, जो आप लोग हाउस होल्ड में आते हो। और जितनी भी कंपनीज एंटरप्राइजेज है, आप में से ही कुछ लोग होंगे जो ये कंपनीज ओन करते होंगे, अरे हाँ ना, बाहर वाला व्यक्ति थोड़ी ना होगा, है ना। तो ये लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, कौन, हाउस होल्ड वाले फर्म्स को। फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगा, यानी कि इनपुट, उसको प्रोसेस करेगा यानी कि प्रोडक्शन, और देगा आउटपुट, गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज करने वाला है, अरे आप ही लोग यूज करने वाले हो, बराबर ना। आप ही ने एंटरप्राइजेस को, फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए। अब वही फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, वहीं से आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो। फर्म्स आप ही को बेचेगी ना, किसी और को थोड़ी बेचेगी, आप ही को बेच रही है। अब अगर अब ये जो हाउस होल्ड वाले लोग हैं, ये फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, जिसके बदले में इनको पैसा देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करना पड़ता है, उसे हम कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म्स आपसे फैक्टर्स ऑफ पेमेंट ले रहे क्या, सॉरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे क्या, यानी कि आप लोग फर्म्स के लिए काम कर रहे हो ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका कंट्रीब्यूशन है, अरे है ना, है ना। तो फ्री में काम करोगे क्या, क्या लोगे बदले में, आप बदले में लेंगे फैक्टर पेमेंट्स। समझ में आ रहा है तक। तो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर के बीच में एक सर्कुलर फ्लो चलता है। दो प्रकार के फ्लो चलते हैं। ये जो इंटरनल फ्लो है, दिस फ्लो इज कॉल्ड एज रियल फ्लो, एंड दिस फ्लो इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड, समझ में आया कि सबको, रियल फ्लो एंड, यानी कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज चक्कर काट रहे हैं उसको हमने रियल फ्लो कह दिया, जहां पे पैसा घूम रहा है उसको हम मनी फ्लो कह दे रहे हैं, बराबर है। यहां तक समझ में आया सबको। मतलब जितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है, बराबर है। वापस से आप काम करके उतने ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि मान लो ना 100 रुपए के गुड्स है सर, 100 रुपए के गुड्स में फैक्टर ऑफ पेमेंट लग रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बराबर। इतना खर्चा लग रहा है सर एक गुड का। तो मान लीजिए एक ही गुड मान के चलते हैं अपन, ठीक है। 4 लोग हैं पूरे समाज में, चारों ने प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट किया, एक यूनिट बनाया। एक यूनिट बनाकर अब यही लोगों ने ये 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 40 रुपए खर्च करके यही गुड्स खरीदे, बराबर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। अभी क्या रुक जाने का, फिर से प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मतलब फिर से इनकम मिलेगी,
हाँ, फिर से कंजम्पशन होगा, फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन से फिर से सेल होगा, सेल से फिर रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर कंट्रीब्यूशन होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर सेल होगा, फिर कंजम्पशन होगा, फिर प्रोडक्शन कंजम्पशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन, चलता रहेगा। क्यों रे? काय का साइकिल? चेंजेस क्या करने के? अरे सर, पूरे जीवन में एक बार थोड़ी ना खाना खाते हैं हम, हैं? हावरा मानुस, ह्यूमन वांट्स आर, बस। तो बार बार हमें प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा। बट सर, आपके तर्क के हिसाब से तो 100 रुपया ही गोल गोल घूम रहा है, उतना ही गोल घूम रहा है सर। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कंज्यूम हो रहा है, जितना कंज्यूम हो रहा है वही इनकम हो रहा है, वही खर्च हो रहा है, जो इनकम है वही खर्चा है, जो खर्चा है वही प्रोडक्शन है, और जो प्रोडक्शन है वही इनकम है, और जो इनकम है वही एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर है प्रोडक्शन है। आयो, फिर जीडीपी ग्रो कैसे हो रहा है सर? नेशनल इनकम बढ़ कैसे रहा है सर? बराबर है ना? तो बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज द फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कंसिडरिंग टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोला? मतलब हम इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर अज्यूम करके चलते हैं, और अगर हम सिर्फ 2 सेक्टर अज्यूम करके चले तो 2 सेक्टर में सर्कुलर फ्लो होगा, तो यही होगा। हम बिल्कुल असम्पशन से जा रहे हैं, बेसिक से। बेसिक पार्ट है ये नेशनल इनकम का। इसके ऊपर हम अभी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना शुरू करेंगे आगे चल के। यहां तक सबको क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरी नेशनल इनकम है ना बेटे, जो नेशनल इनकम है, इज इट इक्वल टू द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या मैं बोल सकता हूं जो इन लोगों की टोटल इनकम है, दैट इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन डन बाय द फर्म्स? सो कैन आई से नेशनल इनकम इज द टोटल प्रोडक्शन इन दिस कंट्री? कैन आई से दिस नेशनल इनकम इज टोटल इनकम ऑफ दिस कंट्री? कैन आई से नेशनल इनकम इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस कंट्री? क्योंकि जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही तो खर्च करेंगे ना। आप बोलेंगे सर पूरा थोड़ी खर्च करता है कोई, सेविंग्स भी तो करते हैं ना। बट यहाँ पर तो सेक्टर है ही नहीं ना सेविंग करने के लिए। बैंक सेक्टर का है, दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ही सेक्टर है ना बेटे। एक फर्म्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, और दूसरा बस सेविंग कहाँ करोगे? ये सेक्टर वालों को तो सेविंग मालूम ही नहीं है। सेविंग वो क्या रहता है? क्योंकि 2 ही सेक्टर है ना बेटे। सेविंग्स करोगे तो कहाँ करोगे? बैंक्स में ना। बैंक कहीं नजर आ रहा है? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नजर आ रही है? तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर कंट्री है जो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पर चलती है, उस कंट्री में जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही लोगों की इनकम होगी, और जितनी लोगों की इनकम होगी उतना ही खर्चा होगा, और जितना खर्चा होगा उतना ही तो फर्म का रेवेन्यू होगा। जो फर्म का रेवेन्यू वही तो प्रोडक्शन है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या इस बेसिस पर मैं तर्क लगा सकता हूं कि नेशनल इनकम, फॉर नेशनल इनकम, प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम अंडर 2 सेक्टर मॉडल? बराबर ना? यहां तक समझ में आया क्या? 100% पक्का? बढ़िया। दूसरा सवाल, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना क्यों है सर? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना क्यों है? हाँ? काय थे? फाइनेंशियल पोजीशन? कौन सा? वर्ल्ड में फाइनेंशियल पोजीशन। ओके ठीक है। और देखो कोई भी एक, अब मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जब नया नया बैच स्टार्ट किया होगा, उस दिन पहली बार आपने श्रीकांत सर को क्लास में देखा होगा। श्रीकांत सर ने अपने बारे में बताया होगा, आई एम अ सीए, मैं प्रैक्टिस करता है, मैं कोचिंग लेता है, मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाता है, मैं सीए में इंटर ग्रुप 1 पढ़ाता है, सीए में इंटर ग्रुप 2 पढ़ाता है, सीए में फाइनल पढ़ाता है। इतने सारे कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, 11th भी पढ़ाता हूँ, 12th भी पढ़ाता हूँ, इतने सारे कोर्सेज पढ़ाता हूँ। तो तब कहीं ना कुछ एक बात आई होगी कि दिमाग में, क्या कितना छापता होगा रे आदमी? एक काम करते हैं अपन, सुन मेरी बात, कैलकुलेटर खोलना। कितने बच्चे रहेंगे अपन यहाँ पे? कितने बैठे हैं देख जरा। बराबर है क्या? क्या कर रहे हैं? इनकम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले की लाइफस्टाइल कैसी होगी। है या ना?
समझ में आ रहा है क्या? तो बेसिकली किसी भी व्यक्ति की इनकम जानने की कोशिश क्यों की जाती है? ताकि ये पता चले कि वो अपने लाइफ में कितना सक्सेसफुल है, या अपने लाइफ में किस पोजीशन पे खड़ा है, क्या उनकी इनकम होगी, कितने उनके खर्चे होंगे, क्या उनका लाइफस्टाइल होगा, क्या उनका रैंकिंग होगा, कितने रईस होंगे, कितने हम उनसे कितने दूर है उस इनकम से, हमें कितना समय लग जाएगा उस इनकम पे आने के लिए, वगैरह वगैरह, यही सारी चीजें है। तो नेशनल इनकम भी वही है बेटे। नेशनल इनकम इज अ पैरामीटर विच हेल्प्स यू डिटरमाइन मेनी फैक्टर्स। जैसे कि किसी भी देश में नेशनल इनकम, बट ऑब्वियस हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी इनकम अच्छी है, जिसकी इनकम अच्छी है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, बोल सकते हैं हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोल सकते हैं ना अपन? तो क्या मैं बोल सकता हूँ किसी भी कंट्री की जीडीपी या नेशनल इनकम अगर अच्छी है, बहुत ज्यादा है, तो वहां के रहने वाले लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी सी बेटर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां का बेटर है थोड़ा सा। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर मतलब क्या? मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, बराबर है। आपने, मुझे पता नहीं, आप लोगों ने कभी जापान कंट्री के कुछ अलग अलग ऐसे रैंडम वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो वाई जापान इज 30 years अहेड ऑफ इंडिया, और वाई जापान इज 30 years और 20 years अहेड ऑफ अस, वगैरह वगैरह। तो बहुत टेक्नोलॉजिकल चीजें जो हम देखने मिलती है वहां पे, कि जो क्या कहते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में, डिपार्टमेंट्स में भी ऐसी ऐसी तकनीकी मशीन्स वगैरह लगाई गई है। उबरा उबरा हाँ उबरा तू, हाँ उबरा, तू पण उभा राहा। ते काम कर, तुम्ही दोघं मागं जाऊन उभं राहायचं तिकडं. ए तू आगे, अरे जा मागं, जा जा मागं जा. ए तू आजा आगे, इधर पुढे पुढे ये इकडे बस, जा मागं, जा तू, जा मागं, उभं राहायचं, फक्त उभं राहायचं. ठीक. जापान हमसे आगे है, क्यों आगे है? टेक्नोलॉजी की वजह से. टेक्नोलॉजी यानी कि क्या? वहां पर बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए उनके पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन फैसिलिटीज अवेलेबल है. वो अजीबोगरीब वीडियोस देखते हैं अपन आजकल, वो इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं. कोई व्यक्ति ऐसे घर में दरवाजे से आता है, चाबी टंगाता है, बुर्र कुछ तो चालू हो जाता है, मला ये काय है, तो घड़ी निकाल के किसी पानी में रखते हैं, पानी गुर्र करके वो पानी घड़ी साफ कर रहे हैं. जूता निकाल के किसी और मशीन में रख रहा है, वो जूता साफ कर रहा है. सॉक्स निकाल के छोटे से वॉशिंग मशीन में डाल दिया, वो सॉक्स धोने लग गया. फिर आगे चला गया, ये बटन चालू किया, वो बटन चालू किया, एलेक्सा, जॉर्जिया, जो भी नाम रहेगा उसका, उसको नाम बुला दिया, उसने यहाँ का लाइट चालू किया, वहां का टीवी बाहर निकला, यहाँ से बेड बाहर निकला, वहां से ऊपर लाइट बाहर निकली. चल क्या रहा है? वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब आती है वो चीजें बहुत ज्यादा आती है. बट बात समझो, वो फैसिलिटीज है बेटे, है ना, जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रही है. जिसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, जिसके पास ज्यादा फैसिलिटीज है, बराबर, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ. अगर आप नाइजीरिया, सीरिया, ये जो ऐसी जो कंट्रीज है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज है, वहां पर अगर आप देखेंगे, सर वहां पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है. ये बेड एंड घर, त्यांना काय माहिती, उसके लिए तो मालूम भी नहीं रहेगा, उसके लिए तो ओ माय गॉड दिस इज एलियन, ऐसा रहेगा उसके लिए. एक जस्ट बोलने वाली बात है. वहां पर फैसिलिटीज क्या है? वहां पर फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई प्रोडक्शन, वहां पर कोई इनकम जनरेशन नहीं है सर. इनकम जनरेशन नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पर. बिझनेस, प्रोडक्शन, सर्व्हिसेस, गुड्स, त्याला काहीच नाही माहिती तिकडे. तिकडे फक्त एकच माहिती आहे, आठवड्यातनं एकदा फॉरेनर येणार, एक कोई तो फॉरेनर आएगा, छोटे छोटे नंगे पुंगे बच्चे, कोई चड्डी पहना हुआ है, शर्ट नहीं पहना है, शर्ट पहना हुआ है, चड्डी नहीं पहना हुआ है, या दोनों ही नहीं पहना हुआ है, उनके इर्द गिर्द घूमेंगे, वो 4 फोटो निकालेगा, ओ माय गॉड पुअर बोल के वो फोटो निकालेगा. आपको और गंदी शक्ल बनानी है, पहली गंदी है, और गंदी बनानी है, और शक्ल गंदी बनाओ, तो वो आपको पैसे, खिलौने, कपड़े, अनाज, सब कुछ दान देकर फोटोज वोटोज निकालकर चले जाएंगे. आपको कुछ नहीं करना है भाई. आज फॉरेनर आए बस्ती में, कपड़े उतारे चले बाहर, मिल गया सब कुछ. तो अगर भीख में ही सब कुछ मिल रही है, तो कोई व्यक्ति क्यों काम करे? बराबर है. वहां पर पैसा कमाने का प्रोविजन ही नहीं है. अच्छा, पैसा कमाने का प्रोविजन भी बनाओ तो आप मूर्ख कहलाए जाओगे. क्यों? दुकान डालकर बैठा है कपड़ों की, पागल. कपड़ा कौन खरीदेगा? हफ्ते में अभी एक फॉरेनर आएगा, देख इससे भारी कपड़ा मैं लेके आएगा वहां से. भाई इंपोर्टेड माल वापरते हैं, दुकान से कौन खरीदेगा? लोकल. साल मेंटेलिटी है सर वो.
बराबर है। तो क्योंकि वहां पे अब वैसे वो मेंटेलिटी डेवलप हो गई है, वहां पर हम बोलते हैं कि वो देश ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, यानी कि वहां पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। फिर वही है, रैट रेस है, कौन पैसा ज्यादा कमा रहा है, कौन सक्सेसफुल है, कौन सक्सेसफुल नहीं है, वगैरह वगैरह। अब यहां पर वन ऑफ द पैरामीटर इज नेशनल इनकम, वन ऑफ द पैरामीटर्स। जैसे आज हम लोग वापस इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, बहुत जगहों पर ये देख रहे हैं, इंडिया इज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी हैव टेकन ओवर जापान। बराबर है, जापान कितना सा, इंडिया कितना बड़ा, जापान की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन है। पर कैपिटल इनकम, इंडिया, जापान, साइज वाइज जापान, पॉपुलेशन वाइज जापान, साइज वाइज और पॉपुलेशन वाइज इंडिया। पर कैपिटल इनकम इंडिया और $30,000 और $2,000 ऑन एन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम, पर कैपिटल इनकम इज नथिंग बट एवरेज इनकम। इसमें देखेंगे आगे कॉन्सेप्ट आएगा। तो नेशनल इनकम इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। हाँ, नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो नेशनल इनकम के बेसिस पर हम और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर पाते हैं, पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट कर पाते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाते हैं, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर पाते हैं। उससे हमें यह पता चलता है कि हमने हमारे देश में कितना प्रोडक्शन किया है, हमने बाहर कितना लोगों को बेचा है, बाहर से कितना खरीदा है, हमारी नेशनल इनकम क्या है, हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग अगर आप समझो, चैप्टर में एग्जाम अगर मॉड्यूल ओपन करके देखो, तो ये चैप्टर का नाम ओनली नेशनल इनकम नहीं है, तो इट इज अकाउंटिंग फॉर नेशनल इनकम है। यानी कि नेशनल इनकम इज नॉट द ओनली पैरामीटर टू डिसाइड एवरीथिंग, बट यस, national income becomes a base to calculate different other parameters। कुछ अलग पैरामीटर्स बनाने के लिए, कुछ अलग पैरामीटर समझने के लिए ये बनाया गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का समझ में आ रहा है? तो जी नेशनल इनकम अगर हमें पता करना है, तो आप किसी भी देश में चले जाइए, उस देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो पता कर लीजिए। बराबर, उस देश में टोटल लोग खर्चे कितने कर रहे हैं वो पता कर लीजिए, उस देश में टोटल सब लोग मिलाकर कितनी इनकम कमाते हैं वो पता कर लीजिए, आपको नेशनल इनकम पता चल जाएगा। 3 अलग अलग, इसके बेसिस पर हमने 3 अलग मेथड्स डेवलप किए हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। 3 डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। बोले यहां तक क्लियर सबको? 100%। आगे बढ़ू। टेक्निकली द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी इज नथिंग बट द national income, therefore national income is a flow concept. Demand is a flow concept, supply is a flow concept, national income is again a flow concept। यानी कि नेशनल इनकम यानी कि ये वो पैसा है जो क्या हो रहा है, जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है बेटे, जो इकोनॉमी में गोल 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 घूम रहा है, वो नेशनल इनकम है बेटे। पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, अरे हर महीने यही हो रहा है। एवरी मंथ हमारे घर में कुछ इनकम आ रही है, एवरी मंथ हमारे घर की वही इनकम खर्च हो जा रही है, फिर इनकम आ रही है, फिर खर्च हो रही है, फिर इनकम आ रही है, फिर खर्च हो रही है, फिर इनकम आ रही है, फिर खर्च हो रही है। साइकिल चल ही रहा है सर, रुक ही नहीं रहा। कब रुकेगा सर? तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा साइकिल रुकेगा इंडिविजुअली। बराबर है, वो साइकिल नहीं रुकने वाला, क्योंकि हम बेसिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इसीलिए तो ये साइकिल चलता है सर। हर रोज अनाज चाहिए, हर महीने अनाज खरीदना है, हर महीने राशन खरीदना है, हर 2 से 3 महीने में एक बार कपड़े खरीदने हैं, नया नया ट्रेंड आ रहा है, कुछ ना कुछ, तो बार बार खर्चे चलते रहेंगे सर। और बार बार खर्चे पूरे करने के लिए हमें बार बार इनकम कमानी पड़ेगी सर। इनकम खर्चे साइकिल, जीवन इसी साइकिल के बीच में फंसा हुआ है सर। बराबर है, कभी इनकम का पैडल मार रहा है तो कभी साइकिल, कभी एक्सपेंस का पैडल मार रहा है, कभी एक्सपेंस का पैडल मार रहा है तो फिर इनकम का पैडल मारना पड़ रहा है। वो साइकिल की तरह गोल 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 चल ही रहा है सर। और ये जो गोल, जो सर्कुलर फ्लो चल रहा है, दिस इज ओनली द नेशनल इनकम। दिस इज द नेशनल इनकम। जिस चीज की अकाउंटेबिलिटी है वो नेशनल इनकम में काउंट होता है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता काउंट। समझ में आ रहा है आपको? जो ब्लैक मनी वगैरह जो हम बोलते हैं ना, ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि इसका हिसाब किताब ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि पैसा कितना है। लोगों का तो वैसे कहना है कि ब्लैक इकोनॉमी इज अ पैरेलल इकोनॉमी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी यानी कि जितना हमारा नेशनल इनकम है
काला धन अगर निकाला जाए तो डबल हो जाएगा, हमारे नेशनल इनकम उसी दिन डबल हो जाएगी। बट ठीक है, वो तरीके नहीं है पैसे कमाने के, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। डन। आइए, वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन नेशनल इनकम। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम बार बार चर्चा करते रहने वाले जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक। ठीक, अब जैसे हमने बात करी इनकम की, नेशनल इनकम की जब हम बात कर रहे हैं, बेसिकली इस इनकम को दो हिस्सों में बांटा गया है। वन इज डोमेस्टिक इनकम, अनदर इज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम, बात सुनिए ध्यान से। डोमेस्टिक इनकम का कहना है, डोमेस्टिक इनकम का कहना है कि इट इज द इनकम अर्न्ड बाय एनी पर्सन। इनकम अर्न्ड बाय एनी पर्सन in a particular or in a domestic country in a particular financial year. Income earned by any person in a domestic territory in a particular financial year. financial year हमको पता है अप्रैल टू मार्च का चलता है सर, बराबर है। दो चीजें इंपॉर्टेंट सर यहां पर, एनी पर्सन एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। एनी पर्सन का मतलब सर कोई भी व्यक्ति जो पूरी दुनिया में है, दुनिया के किसी और कोने में रहता है, भारत देश में आता है और यहां पर अगर वो कुछ पैसा कमाता है, ऐसा कौन करता है सर? होता है ना, क्यों बाहर के देश के क्रिकेटर्स आके इंडिया में पैसा नहीं कमा रहे हैं? आईपीएल खेल के पैसा नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं सर। बाहर की जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में सेटअप करके यहाँ पर काम नहीं कर रही, पैसा नहीं कमा रही? हाँ, कमा तो रही है सर। मतलब कहाँ पैसा कमा रही है? इंडिया में, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब यहाँ पर हमें डोमेस्टिक टेरिटरी समझना है, याद रखने की जरूरत नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहां तक है। मैं बोलूं? ठीक है। जो आपने इंडिया का मैप देखा है बचपन में स्कूल में देखा ही है ना, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग शोज यू द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो पहली चीज जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है दैट इज द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल बाउंड्री हमको पता है, बताने की जरूरत है नहीं मुझे। फिर उसमें हमारे जो नेबरिंग आइलैंड्स वो भी आ जाएंगे ना, क्या उसका नाम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आ गया। ये सारी चीजें इंडिया का पार्ट है सर। तो जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है जहां पर यानी कि हमारा संविधान लागू होता है, अब तो जम्मू कश्मीर में भी होता है, बराबर, तो ये सारा का सारा कहां आ जाएगा सर? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा, बराबर। प्लस इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा हमारा देश जो है वो एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे बहुत सारे देश होंगे जो पानी से घिरे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी देश है जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, बराबर है, चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। बट हम बात कर रहे हैं ऐसी कंट्रीज, हमारी जैसी कंट्रीज जो पानी के छोर पर है, यानी कि वहां से सीधी पानी लगता है, इंटरनेशनल वाटर्स लगते हैं, ठीक है। अब हमारे देश में कोई भी पर्टिकुलर कंट्री को डोमेस्टिक टेरिटरी कहना है तो लैंड मास जहां पर खत्म होता है, इंडिया का जो लैंड मास है जहां पर खत्म होता है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। जैसे रोड पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, वैसे पानी में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए नॉटिकल माइल्स ये यूनिट ऑफ मेजर यूज किया जाता है। तो लैंड मास से 12 नॉटिकल माइल्स तक इज कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी, 12 नॉटिकल माइल्स। बट हमारा कंट्रोल 200 नॉटिकल माइल्स तक है, ये याद रखना। हमारा कंट्रोल कहां तक रहेगा? 200 नॉटिकल माइल्स तक कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये लैंड मास है अपना, बराबर, टट्टी जैसा कुछ तो दिखता है। हाँ, जो यहां पर जितना पानी है, बराबर, मैंने क्या कहा, 12 नॉटिकल माइल, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, बराबर। बट हमारा कंट्रोल होगा
200 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि कोई भी फॉरेन वेसल अगर यहां से ट्रेवल कर रही है और वो इस 200 नॉटिकल माइल के अंदर से अगर ट्रेवल करे ना, कंपल्सरली उनको हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रे कहीं को जबरदस्ती टैक्स वसूल कर रहे हैं, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी या उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसी वेसल है, इसी कंट्री से निकले, इस कंट्री जा रहे हैं, यहां से हम गुजरने वाले हैं, तो वहां तक हमारा कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि हम लोग 12 नॉटिकल माइल में आने तक थोड़ी ना इंतजार करेंगे। अगर कोई इन्वेडर है या कोई बाहरी कंट्री का व्यक्ति है जो अटैक करने आना चाहता है या हार्म पहुंचाने आना चाहता है, तो हम तो कोशिश ये करेंगे जितना दूर हो सके उतना दूर ही रोक के उसको ये कर देंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे ना, बराबर है ना। हम क्या इंतजार करेंगे, अरे आओ पहले घर में तो बैठो सर, अच्छा आप टेररिस्ट हो, लो मार लो भाई। कोशिश तो यही रहेगी कि जितने दूर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए उतना बेटर है, ताकि वहीं पे उतना ही दूर उसको न्यूट्रलाइज करते आएगा, बराबर है। ऑल दीज आर गाइडलाइंस, वर्ल्ड गाइडलाइंस, जो ये सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई है, जो यूएनओ वगैरह इन्होंने ही बनाई हुई है अपने मर्जी के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो जाता है। फिर आपने पुष्पा में देखा था नहीं क्या, ऐसे श्रीलंका के पानी में जाता है, ओ सर 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 वो गोली चला रहेगा सर, ओ श्रीलंकन वाटर से सर उधर नहीं जा सकते हैं, बराबर है। तो ऐसे अगर दो कंट्रीज नजदीक होगी तो ये कितना पानी यहां तक हमारा, कितना पानी श्रीलंका का होगा, वो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी स्टिल 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में मैंने पहले क्या कहा, पॉलिटिकल बाउंड्री, दूसरा 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी हमारा। इसके अलावा एनी एयरक्राफ्ट और वेसल एनीवेयर इन द वर्ल्ड बट रजिस्टर्ड इन इंडिया, एनी एयरक्राफ्ट और वेसल, वेसल मतलब शिप, किसी प्रकार की कोई भी शिप है, बड़ी शिप हो, क्रूज शिप हो, छोटी शिप हो, जो भी हो, ठीक है, ये जो भी है दुनिया में कहीं भी हो बट वो रजिस्टर्ड इंडिया में थी, रजिस्ट्रेशन उसका इंडिया का है, तो इवन दैट इज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है तक। अब इसके अलावा ये सब चीजें जो बता रहा हूं ना, इसको आगे मैं वापस से जब जीडीपी कॉन्सेप्ट करेंगे तो वापस कनेक्ट करके दूंगा। इसके अलावा एक और चीज, हमारे काउंसिलेट्स और आर्मी बेसिस जहां पर भी है पूरी दुनिया में, इवन दैट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। काउंसिलेट्स, एम्बसीज एंड काउंसिलेट्स होते हैं, एम्बसीज, काउंसिलेट्स एंड आर्मी बेस। यूएस एक ही जगह पर है बट उसके पूरी दुनिया में 750 आर्मी बेसिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 750 आर्मी बेस, आर्मी बेस मतलब वो कंट्रोल कर रहा है। अब पता नहीं, अभी मैंने रिसेंटली कल या परसों ही न्यूज में सुना है कि जो पाकिस्तान का एयरफोर्स एयर बेस है और आर्मी बेस है, ये यूएस कंट्रोल कर रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, आई डोंट नो, बट वो इट इज जस्ट लीक्ड न्यूज एज ऑफ नाउ, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, बस एक बोलने की बात है, मतलब वो कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपको पता होगा जब जो बाइडेन आए थे, जो बाइडेन से पहले यहां पर क्या उसका नाम है, अफगानिस्तान में आर्मी बेस था यूएस का, तालिबान बाद में टेक ओवर किया ना, पहले आर्मी बेस था वहां पर, तो मतलब वो पूरा कंट्रोल कर रहे थे, वो पूरा कंट्रोल कर रहे थे जो पूरा कंट्री है अफगानिस्तान या ईरान, कौन से, अफगानिस्तान ना, अफगानिस्तान ना, हाँ अफगानिस्तान में, तो पूरा कंट्रोल उनका था, आर्मी बेस यूएस का वहीं पर था। जो बाइडेन बोला यार ये फालतूपना है, ये सब हमको जरूरत नहीं, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है इन सब चक्करों में, बुला लो हमारे लोगों को वापस। जैसे उन्होंने वापस बुला लिया, तालिबान वालों ने सीधा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल में ले लिया। नाउ अफगानिस्तान इज बीन कंट्रोल्ड बाय तालिबान, बराबर। तालिबान इज अगेन अ वेरी ओल्डेस्ट वेल नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। एंड जो अभी फिलहाल दूसरे देशों को ज्ञान दे रहे हैं टेररिज्म गलत है, मत करो, तो वो तो गजब था, वो तो कॉन्सेप्ट ही, मतलब जब मैंने पहली बार वो न्यूज सुना तो मैं बोला यार ऐसा भी हो सकता है। फिर जब मैंने एक और न्यूज सुनी कि जो सीरिया के प्रेसिडेंट है, सीरिया का प्रेसिडेंट जो है वो 6 महीने पहले किसी आतंकी ग्रुप का लीडर था और उसके ऊपर $10 लाख मिलियन का, न्यूज देने वालों को सिर्फ $10 लाख मिलियन का रिवॉर्ड था, न्यूज देने वालों को, टेररिस्ट था वो, ही वॉज डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। और आज वो सीरिया का प्रेसिडेंट क्या बन गया, डोनाल्ड ट्रंप जाके उसको मिलते हैं, वेरी नाइस गाय,
जेव्हा तुझ्या घरात घुसून ती चड्डी फाडत ना तेव्हा कळन तुला व्हेरी नाइस गाय. बराबर है. बट बात समझो, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता बेटे. जो ये बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, ये जो ऐसे लोग हैं, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है. इन लोगों को सिर्फ धंधा करना आता है. दे नो ओनली बिजनेस. फिर वो लोगों की जान का हो, लोग मर गए तब भी चलेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता. उनको बिजनेस से मतलब है. जो भी हुआ पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, जो भी पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान को तो मतलब उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा. वो तो पूरा टाइम गांजा फूक के रहते हैं, पता ही नहीं. मतलब वो पहले बोलते हैं कि आपने हमारे सिविलियंस को मारा, फिर उन्हीं का आर्मी ऑफिसर आके बोलता है कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर पास्ट 30 years फॉर यूएस एंड यूके. ये वही लोग बोलते हैं. फिर वही लोग बोलते हैं. अब गजब बात देखो, हिपोक्रेसी की सीमा देखो. अभी रिसेंटली वापस और एक न्यूज आई थी, जो एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर जो काम करने वाली, उसका वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया. किसको? पाकिस्तान को. मतलब क्या हुआ? हम 10 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे थे, तो हमारे मोहल्ले का जो एक बहुत ही उम्दा चोर था, हमने उसको जिम्मेदारी दे दी हमारा घर संभालना भाई अच्छे से, हम 10 दिन में जाकर आ रहे हैं. क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अब बात समझो. ये तो हमको देख के हंसी आ रही है, पाकिस्तान बेवकूफ नजर आ रहा है, वट एवर इट इज, बट इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलती है. जो भी लोग इनको ऐसे फेवर करके, बात समझो क्या हो जाता है. मान लो 2 लोग हैं, एक ही परिवार के 2 भाई है, एक ही परिवार के 2 भाई है, या एक ही मोहल्ले के 2 लोग हैं. एक व्यक्ति स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद के डिसीजंस लेना जानता है, वो एक व्यक्ति है. और दूसरा व्यक्ति वो है जो गरीब है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है. उसकी इनकम के लाले पड़े हैं, इनकम नहीं, दुनिया भर का कर्जा है उसके ऊपर. तो उस मोहल्ले को या उस पर्टिकुलर घर को अगर आपको मैनिपुलेट करना है, या उस घर के ऊपर आपको कंट्रोल लाना है, तो आप किसको कंट्रोल करेंगे? जो इंडिपेंडेंट समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो, या उसका भाई जो अनपढ़ है, अज्ञानी है, जिसके ऊपर दुनिया भर का कर्जा है, लाचार है? दिस इज पॉलिटिक्स. और जो हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, यही चीजें जियो पॉलिटिक्स में भी अप्लाई होती है. जियो पॉलिटिक्स देखता है कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा देश अमीर है. जो देश अमीर है, जो समृद्ध है, जिसके पास खुद की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जिसको लोगों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, उसको मैनिपुलेट करेंगे कैसे? क्योंकि उनके अगेंस्ट हमने कोई एक्शन ले लिया तो वो लोग काबिल है हमारे अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए. अरे हाँ या ना? बरोबर ना? सिमिलरली जो कंट्री गरीब है, जिसके ऊपर दुनिया भर का लोन है, उसको मैनिपुलेट करना आसान है. दबंग मूवी देखी थी क्या? दबंग मूवी आई थी सलमान खान की. उसमें दबंग में जो सलमान खान दिखाया हुआ है, वो पुलिस वाला दिखाया हुआ है, पैसा कमाता है, सब कुछ है उसके पास. बट उसका भाई अरबाज खान उसमें दिखाया हुआ है, छोटा भाई है, कुछ काम नहीं करता है, निकम्मा है, नाकारा है, माँ बाप गाली देते रहते, गांव वाले गाली देते, हंसी मजाक उड़ाते रहते. तो जो विलन है उसी के साथ दोस्ती करके उनके घर को खराब कर देता है. समझ? मूवी में है वही चीज है. इट इज प्रैक्टिकल, वही चीज होती है ना सर, वही तो चीज होगी सर. तो पॉलिटिशियंस कर क्या रहे हैं हमारे देश में? वही कर रहे हैं. जो गरीब दबके लोग हैं, गरीब दबके के जो लोग हैं, उन लोगों को आपस में रिलीजन और कास्ट के नाम पे भिड़ा दो. खाने पीने के वांदे होंगे, लाले होंगे, उनसे उनका खाना अनाज छीन लो और उनको थोड़ा थोड़ा अनाज दो और बताओ कि हम आपके माए बाप है, फिर हमको वोट देंगे. बराबर है ना? आपसे ही आपका अनाज छीनकर आपको ही वापस. इन शॉर्ट, जो लड़की बहन योजना दे रहे हैं 1500 रुपए, मतलब आपके घर में पैसे कमाने की कैपेसिटी है कि आपके घर में जो बच्चा है वो 15,000 रुपए की महीने की सैलरी कमा सकता है. बट नहीं, हम आपको देंगे ना 1500 रुपए महीना. अब 1500 रुपए महीना देंगे तो जो बच्चा है आपके घर में जो जॉब करना चाहिए वो जॉब नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्री में 1500 रुपए आ रहा है. फ्री में 1500 रुपए आ रहा है तो क्या करना है? माँ को गाली ही देनी है, माँ पे जुल्म करना है, गंदी गंदी गालियां देनी है और पैसा लेके निकल जाना है. क्या चाहिए वेल्ले आदमी को एक पूरा दिन घूमने के लिए? 20 रुपए का पेट्रोल, एक वड़ा पाव, एक चाय, 2 सिगरेट, बस उसका जीवन सफल. बाकी इसकी उसकी शादी में चले जाएंगे नाचने वाचने के लिए. रहते हर गांव में, हर शहर में 2-3 ऐसे लोग जो पहचान है या नहीं है, हर किसी की शादी में, हर किसी के फंक्शन में नजर आते हैं. ये इसका भी रिश्तेदार है, इसका भी रिश्तेदार है, इसका भी, सभी शादियों में दिखता है. फिर समझ में आता है पूरे गांव का रिश्तेदार है, पूरे गांव ने इसको गोद लिया हुआ है, हर किसी की फंक्शन में, हर किसी की शादी में है. वैसे बन जाते हैं. तो फिर आप लोगों से
15,000 रुपए कमाने की आपकी कैपेसिटी है, वो आपसे छीन ली और आपको महीना 1,500 रुपए भीख दिए जैसे दे रहे हैं लाड़की बहन योजना के नाम पे, लाड़का भाव योजना, ये योजना, वो योजना, ये स्कीम, वो स्कीम, बराबर है। तो ये आपसे आपकी ही कैपेसिटी छीनकर आपको ही क्या बोलते हैं, एक प्रकार से स्लेव बना रहे हैं, मतलब आदमी डिपेंडेंट बना रहे हैं, आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं। समझ में आ रहा है कि आपको टेंशन आ जाए, अरे यार ये सरकार चली जाएगी, मेरा महीने का 1,500 रुपए जाएगा, फिर दूसरा सरकार मैं 2,000 दे, तू 2,000 दे रहा, फिर ये सही है हमारा। आप समझ रहे हो, यहां पर जनता ही लॉयल नहीं है, फिर और तुम लोग अब एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो लॉयल होंगे। कहां से होंगे, क्यों होंगे, क्यों होंगे मिनिस्टर्स लॉयल, बराबर है। और लोगों को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। सडनली विजय माल्या हैज बिकम एन हीरो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 4 घंटे का पॉडकास्ट है, उधर वो कौन, वो राज शामानी, वो बड़ा हो गया, अब उसका धंधा चलने लगेगा, जो जो कोर्स वो बेचता है वो बिकने लगेगा उसका। विजय माल्या को बुला के लेकर आ गया और विजय माल्या का जो कैरेक्टर है वो साफ सफाई कर दिया उन्होंने, मैंने सेटलमेंट किया है, मैंने वो किया, मैंने ये किया। अरे तूने किया ठीक है, मानने है मला, बट मर्डर करने के बाद आके तू बोल रहा मैं पश्चाताप किया। अरे वो तो मर गया ना, उसका क्या। जब स्कैम हुआ, जब 2008 का क्राइसिस आया, जब प्रॉब्लम हुए, जब लोगों की तूने सैलरीज नहीं दी, तब जो एम्प्लॉय ने सुसाइड किया उसका क्या। अभी सडनली हैज बिकम हीरो, उसको ही मालूम है। लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। किसको याद है वो, क्या है उसका नाम, वो अग्रवाल का पोर्शे कार एक्सीडेंट, वेदांत अग्रवाल, लो नाम भी आधे लोग भूल गए। मेमोरी कितनी छोटी है। वेदांत अग्रवाल किधर है, मालूम है किधर है भाई, वो दूसरी कंट्री में है, फॉरेन एजुकेशन के नाम पे चले गए भाई साहब, विषय क्लोज, इंडिया में है ही नहीं वो। अब वो भाई साहब आएंगे 10 साल 15 साल बाद, अपने बाप का बिजनेस टेक ओवर करेगा, हीरो फिनकॉप, बराबर नहीं, हीरो फिनकॉप नहीं, सॉरी, नहीं, क्या नाम था उसका, ब्रह्मा फिनकॉप या ब्रह्मा सन सिटी, ऐसा नाम है उनका, ब्रह्मा। ऐसे आपने कहीं ना कहीं लोगो देखा होगा, ऐसा बी लिखा हुआ होता है। ऐसा बी लिखा हुआ मिलेगा। ब्रह्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो ओनर है उसका, आएगा फिर, अभी क्या बाप रिटायर हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं कुछ ना आंडू पांडू डिग्री करके आ जाएगा, बाप की गद्दी पे बैठ के धंधा करेगा। सिंपल है, कुछ नहीं, भूल गए लोग उसको, जो 2 मरने थे वो मर गए, खत्म हो गया, विषय क्लोज है। उनके परिवार को रास्ते पे आना था, आ गए, विषय क्लोज है, खत्म, भूल गया अभी उसको, वो किसी को याद नहीं है अभी क्या है क्या नहीं है। ये नहीं है कि भाई उसकी वजह से मरे तो फिर भाई उनके परिवार का आगे का घर परिवार आगे कैसे चलेगा, उनसे कोई कंपेंसेशन दिलाया या कोई मंथली उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए कोई रेगुलर इनकम दिला दिए, वो चीज नहीं सर। समझ रहे आप लोग, न्याय व्यवस्था भी थोड़ी सी हमारी गड़बड़ है, ठीक है, वो अलग चीज है सर। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है सर, अब नेशनल इनकम की जब हम बात करेंगे तो नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीजें देखी हमने, पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल बाउंड्री यानी क्या, दूसरा 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल NAU नॉटिकल, अबे नॉटी, तू जो सोच रहा नॉटी वो नॉटी नहीं है, ये नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, पॉलिटिकल बाउंड्री, फिर वेसल, एनी वेसल और एयरक्राफ्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड रजिस्टर्ड इन इंडिया, एम्बेसीज, काउंसलेट्स एंड आर्मी बेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। समझ में आया, पक्का। तो ये सब पार्ट आ जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी का। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या काम सर, अब ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम कमाया जा रहा है, दिस विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, इट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। और कोई भी देश सभी रिसोर्सेज के साथ परिपूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं किसी चीज की अबेंडेंस है तो कोई ना कोई चीज की कमी भी है, स्केर्सिटी भी है। तो वो स्केर्सिटी फुलफिल करने के लिए, वो कमोडिटीज बनाने के लिए, वो पर्टिकुलर चीज के लिए उसको दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, यानी कि दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना पड़ता है। जहां पर कोई भी कंट्री क्या करती है, जो उनके पास अबेंडेंस में है, जो उनके पास अबेंडेंस में है वो बेचती है, और जो उनके पास स्केर्स है वो खरीदती है। किससे, बाहर की दूसरी कंट्रीज से। तो हम दूसरी कंट्रीज को कुछ बेच रहे हैं, बराबर है, और कुछ हम
खरीद रहे हैं, तो इसका नेट अगर आप कैलकुलेट कर लो, दिस नथिंग बट नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आज से मैं इसको बोलूंगा नीफा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नीफा, नीफा, बराबर। तो डोमेस्टिक इनकम जो मैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाता हूं, प्लस जो इनकम मैंने बाहर से कमाया, नाम क्या दिया, नीफा। डोमेस्टिक इनकम प्लस नीफा इज इक्वल टू नेशनल इनकम, इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्या है नेशनल इनकम के डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो नेशनल इनकम का मतलब होता है, नेशनल इनकम इज इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और इन दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, है ना, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द। हमारे देश का व्यक्ति बाहर जाकर पैसा कमाता है तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम नहीं है, वो हमारा नेशनल इनकम है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, विराट कोहली इंडिया में क्रिकेट खेलता है, पैसा कमाता है, कौन सा इनकम होगा, डोमेस्टिक इनकम होगा। एबी डिविलियर्स इंडिया आता है, इंडिया में क्रिकेट खेल के पैसा कमाता है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय एनी पर्सन, अर्न्ड बाय एनी पर्सन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, पक्का 100%। तो एबी डिविलियर्स इंडिया में आके पैसा कमा रहे तो वो क्या है, विराट कोहली साउथ अफ्रीका में जाके खेलता है, वहां से पैसा कमाता है, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट, वो नेशनल इनकम का पार्ट है। अब जब नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करोगे ना, विराट कोहली की जो इनकम आई है उसमें से आप माइनस करोगे जो एबी डिविलियर्स की इनकम गई है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना कमाया माइनस कितना गया, समझा क्या, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या मिलेगा आपको, नेशनल इनकम। कौन सा इनकम, नेशनल इनकम। पक्का क्लियर यहां तक, 100%। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब ये जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम है, इसको आगे और दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एक ग्रॉस, दूसरा नेट। तो चार कॉन्सेप्ट हमको यहां पे फिर देखने मिलेंगे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। समझ में आया, चारों कॉन्सेप्ट्स। अब यहां पर फर्क किस चीज का है, ग्रॉस और नेट। चलो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमको जीवन भर के लिए दिमाग में छाप लेना है, दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक एंड, तो डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क क्या है, नीफा, यह आंसर है उसका। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में फर्क है, नीफा, खत्म। डोमेस्टिक प्लस नीफा इज इक्वल टू नेशनल, नेशनल माइनस नीफा इज इक्वल टू डोमेस्टिक, नेशनल माइनस डोमेस्टिक इज इक्वल टू नीफा। समझा क्या मैंने क्या बोला अभी, पक्का। जो बचपन में हम लोग वो एक्स और वाई के साथ करते थे ना, वही है। अरे वैसा नहीं रे, अरे ऐसा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसा बराबर ना इक्वेशन आता था। तो ये अगर इधर जाएगा तो y माइनस बी एक्स हो जाएगा, वही किया मैंने, और कुछ नहीं किया अलग। तुम लोग अलग ही एक्स वाई पे जाते साले। डोमेस्टिक प्लस नीफा इज इक्वल टू नेशनल, बराबर, नेशनल माइनस नीफा इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, नेशनल माइनस डोमेस्टिक इज इक्वल टू नीफा। समझा क्या, पक्का। ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, यानी कि जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे देश में होता है, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एसेट्स है, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर ना,
डेप्रिसिएशन इज अ, क्योंकि उसके बदले में पैसा हम पे करते, पैसा पे करते का नक्की 100% करते का। हाँ, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन अगर आप कर दो तो क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी। सिमिलरली जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज, देखो मैं सिर्फ ये चेंज कर रहा हूं, ये वाला। तो सेकेंड रिलेशन इन दिस कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस एंड नेट। ये तीन रिलेशंस आपको याद रखने हैं। ये तीन रिलेशंस अगर आपने याद रखे ना, तीन रिलेशन बताया मैंने, सिर्फ ये तीन रिलेशन अगर आप याद रखो ना, आपका काम हो गया। क्योंकि यही तीन रिलेशंस आपको बार बार काम आने वाले आगे चल के, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेशन के, नेशनल इनकम कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स है इसमें, वो करने आसान है। बट ये तीन रिलेशन समझ जाओ, ये तीन रिलेशन समझ में आ गया, तुमको समझ में आ जाएगा। फिर आपको यही देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, और जो मांग रहा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो क्या है। अगर जो रिक्वायर्ड है, जो दिया हुआ है वो ग्रॉस है, और जो रिक्वायर्ड है वो नेट में आ रहा है, तो आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। जो दिया हुआ है वो नेट इंफॉर्मेशन है और मांग रहा ग्रॉस वाला इंफॉर्मेशन है, तो डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन डोमेस्टिक है, मांगता नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए हमें नीफा ऐड करना पड़ेगा। दिया हुआ इंफॉर्मेशन नेशनल है, मांग रहा इंफॉर्मेशन डोमेस्टिक है, तो नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीफा को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यही रिलेशन अगर आपको याद हो गए ना, आपका काम हो जाएगा, खत्म। पक्का क्लियर है तक? तो पहला रिलेशन हमने क्या देखा, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक प्लस नीफा इज इक्वल टू नेशनल, एंड ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, याद रखना इंस्टीट्यूट क्या करता है, हमको बार बार, हमको क्या है, डेप्रिसिएशन को माइनस करने की आदत लगी हुई है 11वीं से। हमेशा हम डेप्रिसिएशन, जब भी डेप्रिसिएशन मिला माइनस कर, बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाता है, इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में देते समय, इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में देते समय क्या करता है, इंस्टीट्यूट बोलता है, नेट बोलते ही नहीं वो, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट डैश प्लस डेप्रिसिएशन, बराबर है। इंस्टीट्यूट बोलेगा एड डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। अब यहां पर क्या हो जाता है, हमको डेप्रिसिएशन माइनस लिखने की जो आदत लगी हुई है ना, हम लोगों ने ग्रॉस देखा, हम लोगों ने नेट देखा, हम लोगों ने माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। समझा क्या? एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में दिमाग कैसे चलता है, वो चीजें है। ठीक, यहां तक पक्का क्लियर सबको? बोलो ना हाँ। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा, एक देखा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। वही डोमेस्टिक इनकम में अगर आपके डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होंगे तो वो जीडीपी कहलाएगा, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दोगे तो एनडीपी कहलाएगा। वही अगर आप नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो नेशनल प्रोडक्ट में अगर आपने डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर लिया तो वो जीएनपी हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया तो एनएनपी हो जाएगा। सिंपल, पक्का 100%। आगे बढ़ते हैं। अब यही जो कॉन्सेप्ट है, हमने चार कॉन्सेप्ट देखे, कौन से चार, जीडीपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बराबर। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ऐसे चार कॉन्सेप्ट देखे। अब ये चारों कॉन्सेप्ट अगेन, दीज कैन बी एट फैक्टर कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। अब सोच रहा ये फैक्टर प्राइस का है और मार्केट प्राइस का है। आइए, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, ये फैक्टर कॉस्ट ऐसे लिखते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, जीडीपी एट, ऐसे नीचे छोटा सा एफसी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस नीचे छोटा सा एमपी। ठीक, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट। तो टोटल कॉन्सेप्ट कितने बन गए आपके? 8। टोटल 8 कॉन्सेप्ट हो गए। अभी 8 कॉन्सेप्ट में पता है इंस्टीट्यूट क्या करेगा? इंस्टीट्यूट आपको इसमें से कोई भी एक फिगर दे देगा और बोलेगा हमको ये फिगर बताओ, कोई भी एक फिगर देगा, बोलेगा हमको ये फिगर बताओ। तो हमको कुछ ऐसे टेंशन वाला काम ही है ना, हमको 3 रिलेशन याद रखना है सिर्फ,
जिसमें से 2 रिलेशन हमने डिस्कस कर लिए, तीसरा भी डिस्कस करेंगे। तीसरा कौन सा रिलेशन है? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक प्लस नीफा नेशनल, नेशनल माइनस नीफा डोमेस्टिक, नेशनल माइनस डोमेस्टिक, हो गया। ये लिखा है मैंने, इनकम अर्नड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय, दोनों को हाईलाइट किया मैंने यहाँ पे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय इंडियन नेशनल, बराबर। डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल बाउंड्री, एयरक्राफ्ट वेसल रजिस्टर्ड इन इंडिया एनीवेयर इन द इंडियन एम्बेसीज काउंसुलेट्स एंड आर्मी बेस इन अनदर कंट्री, वाटर बॉडीज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। इतना प्यारा सा ड्राइंग भी बना के दिया है मैंने आपको, इतना अच्छा, बराबर है। ये अगर आप समझो ना, ये कुछ नहीं किया है मैंने, ये ऐसा कौन सा कंट्री है रे? ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसेच आहे ना, असं ते काहीतरी, काय माहिती काहीतरी आहे ते। तो वहां पर, यहां पर अगर मान लीजिए इंडिया, इंडियन काउंसिलेट, आर्मी बेस या एम्बेसी है, तो दैट इज इंडियन टेरिटरी, बराबर है। और वहीं पे अगर किसी और, ये कौन सी कंट्री का झंडा है मुझे भी नहीं पता, बस बना दिया था मैंने, गपे, गबरे नहीं है इंग्लैंड, वो नहीं रे, इंग्लैंड का फ्लैग अलग है, यूनियन जैक, ये देखा ऐसा है, तो फिर ये क्या है? हाँ, इंग्लैंड है वो। अरे हाँ ठीक है, तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है मेरे से, बस तुम खुश रहो। तो ये जो है इंग्लैंड का, यहां पर एम्बेसी इंडिया में है, बराबर है, तो ये इंडियन टेरिटरी नहीं है। अरे एक ही टेरिटरी को दो लोग कैसे क्लेम करेंगे, समझा क्या? अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम्हारी कंट्री में जो एम्बेसी वो मेरा है, बराबर है, और मैं बोलेगा मेरे कंट्री में जो तेरा एम्बेसी वो भी मेरा है, ऐसा कैसा? अरे समझा क्या, बराबर ना? फिर ये 12 नॉटिकल माइल्स, ये शिप दिख रहा है, एयरक्राफ्ट दिख रहा है, बस बात खत्म, जय श्री राम। ये हो गया विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, हाँ था ठीक, अरे यार ठीक है ना यार, जो नीफा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट एम्प्लॉय कंपेंसेशन, प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। नीफा में क्या क्या चीज आ रही है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड्स नेट एम्प्लॉय कंपेंसेशन, यानी कि हमारे देश का जो व्यक्ति बाहर जाके सैलरी कमाता है, या बाहर के देश का व्यक्ति जो इंडिया में सैलरी कमाता है, नेट करना पड़ेगा ना, है या ना? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मेरी कोई प्रॉपर्टी है बाहर की कंट्री में, वहां से कोई रेंट इनकम वगैरह आ रहा है, वैसे ही बाहर का कोई व्यक्ति है जिसकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी इनकम, मेरा बिजनेस है बाहर की कंट्री में, वैसे बाहर वालों का बिजनेस है इंडिया में, वो वाली अगेन नेट इनकम एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिटेन अर्निंग्स नथिंग बट, रिजर्व एंड सरप्लस अभी बहुत कम यूज होता है, मेजोरिटी जगह पे एक ही वर्ड यूज होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड, रिटेन्ड अर्निंग्स इज नथिंग बट रिजर्व्स एंड, आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस। 12 प्लस फाउंडेशन वाले, रिजर्व एंड सरप्लस 12 प्लस फाउंडेशन वाले, हाँ क्या, हाँ क्या, हाँ क्या रिजर्व एंड सरप्लस रे? रिजर्व सरप्लस मतलब क्या? उधर है ही नहीं, वो स्क्रीन पे है ही नहीं।
स्वतः दीड शाळा समजतो का रे? वर बेंचवर उभा राहा उभा बेंचवर उभा राहा. दीड शाळा समझतो का? क्या किसको इंप्रेस करने को देख रहा है क्या? सबसे बड़ा जोकर है तू, मालूम है क्या तेरे को? मैं नीचे देखे तो वहां पे बैठेगा तो हीरो लग रहा है क्या तेरे को? कॉलेज में है क्या तू? पिक्चरों में हीरो करता ना टीचर के साथ अपने कूल दिखाने को, बोलेगा ना फिर मिर्ची झोमन. प्रोफेशनल कोर्स करने को आए हुए. ठीक, ये क्लियर सबको? यस. दूसरा रिलेशन हमें क्या देगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, एंड ग्रॉस माइनस नेट इज चार्ज ऑन द यूज ऑफ कैपिटल गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड एज. डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है वो कंजम्पशन ऑफ कैपिटल. कंजम्पशन ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन ऑफ कैपिटल. समझ में आया? तो इट इज चार्ज ऑन व्हाट? कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, दो प्रकार के गुड्स है. कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट खाने का. लैपटॉप खाऊ क्या मैं? जो हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारा वांट सेटिस्फाई करने के लिए है, बराबर है. जो हम कंज्यूम करने वाले हैं वो कंज्यूमर गुड्स, और जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होने वाला है वो कैपिटल गुड्स. डन ना? आइए अभी चर्चा है हमारी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की. ठीक, क्या आपको एक फैक्ट्री नजर आ रही है? नहीं भी आ रही है तो हाँ बोलो. ठीक है, फैक्ट्री है सर. फैक्ट्री में गुड्स पैक होकर रेडी हो गए सर, बराबर. गुड्स रेडी हो गए. अभी जो गुड्स बने ना बेटे, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों चीजें आएगी. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों को जो हमने पेमेंट किया हुआ है जिसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, वही वैल्यू इन गुड्स में एडेड है या इंक्लूडेड है? हाँ या ना? इसको हमने फैक्टर पेमेंट बोला ना. अगर यही चारों को कौन, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और ये चारों को अगर मैं फैक्ट्री के नजरिए से देखूं, फैक्ट्री के नजरिए से देखो आप, फैक्ट्री के नजरिए से दिख रहा है आपको, तो ये फैक्टर पेमेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? और जो इसके ओनर्स है ना, ओनर्स को मैं बोलता हूं फैक्टर ओनर्स. फैक्टर ओनर्स के नजरिए से अगर आप देखो, फैक्टर ओनर के नजरिए से देखो तो यही फैक्टर इनकम है. हाँ या ना? और अब यही आके प्रोडक्ट छोटा है, इस पे बना नहीं सकता, तो प्रोडक्ट के नजरिए से अगर आप देखो तो ये फैक्टर कॉस्ट है. फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में यही चारों चीजें इंक्लूडेड है ना. नहीं समझा? फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? फैक्टर यानी कि फैक्ट्री यानी कि एंटरप्राइज या एंटिटी या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चारों पेमेंट को अगर मैं जो पेमेंट कर रहा है यानी कि फैक्टर जो एंटरप्राइज है उसके नजरिए से क्या हो जाएगा? ये फैक्टर. और फैक्टर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम. और जो इन्होंने कमोडिटी बनाई है, कमोडिटी या प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? फैक्टर. तो जो टोटल प्रोडक्शन इस वैल्यू पर होगा दैट इज कॉल्ड एज एट फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी एट. ऐसे ही हर देश में हमारे जितनी फैक्ट्रीज है, जितने ऑफिसेज है, इनके दरवाजे पे, इनके गेट पर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस नजर आ रहा है, इसमें फैक्टर पेमेंट्स इंक्लूडेड है? बोलो ना हाँ. इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड है? पक्का. तो ये जीडीपी हुआ, वो भी एट फैक्टर कॉस्ट. समझ लगा? जीडीपी एट, पक्का क्लियर? अब फैक्ट्री से जब गुड्स निकलेंगे तो बीच में आके खड़ी है सरकार. पहले सरकार चेक करेगी गुड्स क्या है. सबसे लीगल नहीं रही, हम लीगल काम देख रहे हैं, इलीगल का कोई चर्चा ही नहीं है हमारा पूरा चैप्टर में. अगर जो गुड्स आए हैं, जो गुड्स है
गुड्स गवर्नमेंट चेक कर रही है, सरकार को लगता है कि इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स भी आता है, वो गुड्स पे थोड़ी लगता है, समझा क्या? हाँ, वो अपनी इनकम पे लग रहा है, बराबर है, वो डायरेक्ट टैक्स है। हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, बट सरकार को लगता है ये गुड्स गरीब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सब्सिडी लगाओ। सब्सिडी लगाएंगे तो वैल्यू, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज मार्केट प्राइस। अब वो गुड्स पहुंचेंगे मार्केट, गुड्स पहुंचेंगे कहां? और उसको हम कहेंगे मार्केट प्राइस, जीडीपी एट, जीडीपी एट। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? एड इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, और वही इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज जो है ना, उसको हमने नाम दे दिया था यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझा क्या? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दो तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स यूज करना, इनडायरेक्ट टैक्स यूज करना कि सब्सिडी यूज करना, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग अलग दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करो और सब्सिडी माइनस करो, मार्केट प्राइस पे आ जाओ। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो, सब्सिडी को ऐड करो, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओ। बट अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों नहीं दिया है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो हमें सिर्फ वही वैल्यू चाहिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स उन्होंने क्या कर दिया? ऑलरेडी टैक्स माइनस सब्सिडी करके दे दिया आपको, दैट इज नेट। अरे समझा क्या? पक्का 100%? किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका, कुशंका या डाउट? काय 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 नाही, प्रत्येकाला कशाला देणार सबसिडी? प्रत्येकाला नाही ना, जो अमीर है उन लोगों को क्यों सब्सिडी मिले? मेरे जैसा गरीब जो है वो सिलेंडर 1000 रुपए में खरीदता है, 300 रुपए मेरे अकाउंट में वापस आता है, और तुम्हारे जैसे अमीरों के अकाउंट में 300 रुपए वापस नहीं आता। सब्सिडी तो सिर्फ उसी को मिलेगी जिसको नेसेसिटी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? तो विषय वेगळा, हा विषय वेगळा, त्याच्यावर येतोय मी, थांब। या तक क्लियर सबको? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू, बराबर। मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मार्केट प्राइस में माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। पक्का क्लियर? 100%। अब सुनो, अब बात यह है, एक मिनट, अब सुनो सुनो, बात यह है कि जो हम इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडी देख रहे हैं ना, इसमें और फर्क आएगा छोटा सा। गौतम, हाँ सुनो, जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है ये दो लोगों को अप्लाई होती है, कंज्यूमर्स को अलग, प्रोड्यूसर्स को अलग। गौतम कुठे कुठे ऐक ना, 2 मिनिटं पटकन अटेंडन्स घेऊन वरती आणि पटकन जरा अर्जंट। हाँ, कंज्यूमर्स पे अलग, प्रोड्यूसर्स पे अलग, ठीक। जो इनडायरेक्ट टैक्स प्रोड्यूसर्स पे लगता है और कंज्यूमर्स पे लगता है, इसको अलग करेंगे। जैसे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर को लगेगा, एक्साइज ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग अगर सोचते हो कि जीएसटी आया तो बाकी सब टैक्स चला गया, नहीं गया भाई, वैट आज भी है। पेट्रोल पे आज भी वैट ही लगते हैं, जीएसटी नहीं लगते हैं।
अल्कोहल पे आज भी वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में तो वो होटल बिल पे, फूड बिल पे आपको जीएसटी लगाएगा। अल्कोहल बिल अगर होगा तो उस पर वैट लगेगा अलग से। मैंने पढ़ा है, मुझे पता नहीं है, देखा नहीं मैंने कभी, मैं बस पढ़ा है मैंने। ठीक आहे. बाई 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 त्याला फिरवायचं नाही, फक्त ते मागं वाढायचं. ते हे शेवटचं इकडचं. येस. 12+ फाउंडेशन मध्ये अटेंडन्स लावायचे. पुढे इकडे आहे ना, पेन घे एक मिनिट, इकडेच आहे. थांब थांब, दुसरा पेन घे ना, पटकन घे पटकन. हाँ जी, ऐको. अरे ते गेला पळत ते, काय येडे राव. हाँ, यहाँ तक क्लियर. श्रेय सातपुते, ये प्रिंटिंग एरर है, इसको ठीक कर लेना. पी है वो, ठीक है. आइए. हाँ, अब मैंने क्या कहा, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडायरेक्ट टैक्स अलग, सब्सिडी अलग, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग. अब इसमें बात समझो, होता यह है कि जैसे होता यह है कि जो प्रोड्यूसर्स है उनको जो प्रोडक्शन पे लगने वाला इंडायरेक्ट टॅक्स आहे, जैसे की एक्साइज ड्यूटी जो है. अरे तू तसंच गेला परत, मला काम होतं तुझ्याकडं. हाँ, दो एक्साइज ड्यूटी, प्रोड्यूसर्स पे लगने वाला जीएसटी, इंडायरेक्ट टैक्स, बराबर है. फिर प्रोड्यूसर्स को अलग सब्सिडी मिलती है. प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी मिलती है प्रोडक्शन पे. मतलब गवर्नमेंट ने बोला है लोगों को कि भाई देखो, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप आपकी फैक्ट्री सेटअप करो ना, हम आपको सब्सिडीज देंगे. यानी कि आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वो हम बेयर कर लेंगे, या आपका जो एम्प्लॉइज का, स्टाफ का सैलरी का खर्चा है वो हम बेयर करेंगे, या स्टाफ सैलरी के कंट्रीब्यूशन हम कंट्रीब्यूट करेंगे. ये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है फॉर प्रोडक्शन. गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही फॉर, सुनो ना ध्यान से, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इज इक्वल टू बेस प्राइस. इज इक्वल टू बेस प्राइस या बेसिक प्राइस. बेस प्राइस या बेसिक प्राइस बोलेंगे. अब ये बेसिक प्राइस पर ऐड करूंगा कंज्यूमर इनडायरेक्ट टैक्स और कंजम्पशन टैक्स, माइनस करूंगा कंजम्पशन सब्सिडी. सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिल रहा है आपको गैस सिलेंडर पे, वो कंजम्पशन सब्सिडी है बेटे, क्योंकि आप वो कंज्यूम कर रहे हो इसलिए वो आपको सब्सिडी मिल रही है. गवर्नमेंट वो उसका कंजम्पशन प्रमोट कर रही है, प्रोडक्शन नहीं. कंजम्पशन प्रमोट करना चाहती है. गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग अपने घरों में वो चूल्हे जलाए, वो चूल्हा बनाकर वो लकड़ी का आग लगाकर वो सब जलाए. उससे दो चीजें, पोल्यूशन भी कम होगा, और जो वो चूल्हे पे काम करने वाले लोग हैं उनको अस्थमा जैसी जो रेस्पिरेटरी डिजीज है वो भी कम होगी. चूल्हे की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा होती है, तो वो भी ना हो, और पोल्यूशन भी कम हो, एयर पोल्यूशन भी कम हो. इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गैस सिलेंडर्स का यूज करें, एलपीजी सिलेंडर्स का यूज करें. इसीलिए वो लोग कंजम्पशन पर सब्सिडी दे रहे हैं. करते का नक्की 100%, 100% पक्का है ना. बस मेरे को 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा. सिर्फ एक बार देख के आ जाता हूं कि पेरेंट्स कितने आए हैं. कोई सेमिनार था आज भी, तो कितने पेरेंट्स आए हैं कितने नहीं है, उसके हिसाब से फिर आगे का अपन डिसाइड करते क्या करना है. हाँ, नहीं आके ही बताता हूँ.
डन। अच्छा, तो क्या चर्चा हुई हमारी? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सुनो, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज मार्केट प्राइस। ये न्यूमेरिकल के काम आएगा, बट जो बेस प्राइस वाला कॉन्सेप्ट बोला ना मैंने, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन में आएगा। एमसीक्यू में ऐसा थियरी पूछेंगे, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाला। न्यूमेरिकल में कहीं भी आपको ये नहीं आएगा प्रोडक्शन सब्सिडी, कंजम्पशन सब्सिडी, प्रोडक्शन इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन टैक्स, समझा? न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में एज अ थियरी। ठीक है, उसके लिए सिर्फ याद रखना अपने को, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इज बेस प्राइस। मत गड़बड़ कर। क्या हो जाएगा, किसी दिन मेरे को मजबूरन तुमको ऑनलाइन शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तुम लोग गड़बड़ करते, तुम लोग अपने आप को सुधार लेते, बट तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है, तुम लोग ये समझ नहीं रहे हो। दोनों को बता रहा हूं मैं, ये खत्म बस कर। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी फीलिंग, बट मेरे को तो सबको पढ़ाना है ना, फीस तो मैंने सबसे लिया ना, कंफ्यूज तो सबसे हो रहा है ना। तुम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब सब लोग आके तुम्हारे नाम की कंप्लेंट करेंगे कि सर हमको पढ़ाई नहीं हो रही इनकी वजह से। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता, बट अपने को तो सबके बारे में सोचना ना भाई। दूसरे अपने आजू बाजू वाले कंफ्यूज होते हैं, और कुछ नहीं मेरे को प्रॉब्लम। फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इज द बेस प्राइस। फिर बेस प्राइस में हम ऐड करेंगे कंजम्पशन टैक्स माइनस कंजम्पशन सब्सिडी, मिलेगा मार्केट प्राइस। है वही, अगर आप समझो फॉर्मूला सेम है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया है, सब्सिडी माइनस किया हुआ है, बस दोनों को दो अलग ग्रुप बना दिया, प्रोडक्शन वाला अलग, कंजम्पशन वाला अलग, बस समझ में आया? प्रोडक्शन वाला एडजस्ट हुआ तो बेस प्राइस, और उसके अंदर कंजम्पशन वाला एडजस्ट हुआ तो मार्केट प्राइस। समझ में आया? एनी डाउट किसी को? 100%। वो सिर्फ थियरी में पूछा जा सकता है वैसा। ये रहा यहां पे, रेंट वेज इंटरेस्ट इज प्रोडक्शन टैक्स एक्साइज ड्यूटी वगैरह, बेसिक प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, और मार्केट प्राइस यही बेसिक प्राइस में अभी इन्होंने क्या कर दिया, बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स। सुनो, मैंने बोलते समय आपको कंजम्पशन बोला, बट टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे? यहां पर क्या वर्ड यूज किया है? प्रोडक्शन। यहां पर क्या यूज किया है? दोनों फर्क है ना? तो प्रोडक्ट मतलब ही कंजम्पशन वाला। समझ में आया कि सबको? तो ये फैक्टर कॉस्ट, उसके बीच में बेसिक प्राइस, उसके बाद आएगा, पक्का क्लियर? 100% पक्का डन। फिर बाकी के कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं कल के लेक्चर में। मैंने के अभी नेशनल इनकम देखेंगे सीधे नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे अपना मार्केट चल रहा है ना, मार्केट एमसीक्यू पेंडिंग, एमसीक्यू पेंडिंग है मार्केट का। तो कल अपन मार्केट का एमसीक्यू देख लेंगे अपन। 12th प्लस फाउंडेशन। अभी ध्यान से सुनो, सबसे पहली चीज, अभी तुम लोगों का टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है? अकाउंट्स का टेस्ट है तुम्हारा सबका। पढ़े लिखे अनपढ़ इंसान, स्टैट्स लेक्चर इज बीन रीशेड्यूल्ड ऑन मंडे डाला था मैंने, पढ़ते नहीं हो तुम लोग ठीक से। मैंने तो स्टैट्स के बारे में बात किया ही नहीं ना। स्टैट्स का कीड़ा किसने निकाला? तो फिर तू क्यों उसको कुरेदने जा रहा? स्टैट्स का पेपर कल है तुम लोगों का। किसका? सीए फाउंडेशन वालों का कल है। 12th प्लस सीए फाउंडेशन वाले, तुम्हारा दोनों पेपर है, अकाउंट्स का भी पेपर है और स्टैट्स का भी पेपर अभी है। समझ में आया? अभी तुम लोग लेंगे 15 मिनट का ब्रेक। 15 मिनट के ब्रेक के बाद मैं देगा तुमको अकाउंट्स का पेपर। समझ में आया? सिर्फ जगह देखता हूं मैं, अरेंज करता हूं, और कोई क्लासरूम ऊपर अवेलेबल होगी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे इतना एक दूसरे की मांडी पे बैठ के पेपर लिखना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? पर जगह है मेरे ख्याल से, है ना? वो पीछे भी बेंचेस खाली है ना, हो जाएगा ना यहीं पे क्लास में। अलग क्लासरूम करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे नहीं लगता है ना? हाँ ठीक है, एसी चालू है। अरे थोड़ा सा अभी जब खुला खुला बैठेंगे ना, अभी टेस्ट में थोड़ी सी जगह रख के बैठेंगे ना,
एक बेंच पे 3 या 4 ही लोग बैठेंगे तो हो जाएगा ना, मैनेजेबल है। वो क्या पीछे 3-4 बेंचेस खाली है, यहाँ पर भी 2-3 बेंचेस खाली है, हो जाएगा, मैनेजेबल, मैनेजेबल है ना। हाँ, और फिर जब इनको अकाउंट्स का टेस्ट हो जाएगा, सीए फाउंडेशन में चले जाएंगे, तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट होगा। डन। देन तुम्हारा टेस्ट मैथ्स वाला कल, तुम्हारा कल होगा टेस्ट। 12 प्लस सीए फाउंडेशन, 12th प्लस सीए फाउंडेशन। कल सुबह आपको क्लास नहीं आना है, आपको सीधे मंडे को क्लास आना है, अगले मंडे। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के कल नहीं बोला क्योंकि दरिंद्र आजच नसते आले। ठीक है, तो तुम लोगों का जैसे 12th वालों का पूरा छुट्टी चल रहा था ना, तो मेरे ख्याल से तुम में से किसी ने बोला होगा आम्हाला पण छुट्टी पाहिजे, आम्हाला पण। हाँ हाय, वो हर बैच में कल्प्रिट्स होते ही है, तो रहेगा अभी कोई तुम्हारे बैच में। उन्होंने बोला है, राज सर ने श्रीकांत सर ने मिलकर डिसाइड किया है, मुझे उन्होंने ऑर्डर दी है, वो ऑर्डर मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं। अपन भाई हायरार्की ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, वैसा बराबर। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे राज सर और श्रीकांत सर, फिर नहीं राज सर, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे श्रीकांत सर, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे अपने शुभम जोशी सर, 12 प्लस फाउंडेशन वालों के लिए, तुम्हारे लिए मयूर सर, और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे एग्जीक्यूटिव जो काम करने वाले लोग होते हैं, मैंने आपको बता दिया। डन। तो 12th प्लस सीए फाउंडेशन वालों, आज आप दोनों टेस्ट देने वाले हो, दोनों टेस्ट दे के आप घर जाने वाले हो, और हम मिलने वाले हैं सीधे अगले मंडे 16th, आई थिंक। इज इट 16th? 15 लगाए? नहीं ना, एक मिनट, जो 15 से जर टेस्ट असेल ना, 15 तारीख का जो टेस्ट होगा, वो फिर शायद अपना 12 प्लस फाउंडेशन वालों का रीशेड्यूल क्यों, 15 को मिल सकते ना अपन। सुनो ना, पूरा एक हफ्ता छुट्टी मिल रहा है ना, ट्यूसडे से छुट्टी देने का बात हुआ था, मैं मंडे से ही दे रहा है, तो मंडे टू सैटरडे छुट्टी ले लो। 12th प्लस सीए फाउंडेशन वालों की बात कर रहा हूं। संडे एक दिन जल्दी बुला रहा हूं मैं तुमको। नेशनल इनकम वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर नहीं होता तो मैं बोल देता जाओ मजा करो, मैं लिंक डाल देगा लेक्चर का, बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो संडे को आओ, अगले संडे को, मंडे टू फ्राइडे मजा मारो, जिंदगी जो राडा इकडनं आता बाहेर पडल्या पडल्या राडा चालू करा डायरेक्ट, है ना, और फिर डायरेक्ट सैटरडे रात तक राडा करो, संडे को सुबह मिलने आ जाना ध्यान से, मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा लेक्चर के लिए, ठीक है, आ जाना। तो फिर 12 प्लस फाउंडेशन संडे का टेस्ट संडे को ही होगा अपना लेक्चर के बाद। डन ना, बस पढ़ाई करो, पूरा हफ्ता राडा मत करते बैठना। डन। सो वी स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक, नाश्ता कर लो, चाय वाय पी लो, एंड देन वी विल गो विद दी स्टार्ट विद दी टेस्ट। पहले मैं अकाउंट्स का टेस्ट देने वाला हूं, अकाउंट्स का टेस्ट लिखने के बाद सीए फाउंडेशन सितंबर वाले आप घर चले जाएंगे, 12 प्लस फाउंडेशन वाले बैठे रहेंगे, आपको मैथ्स का टेस्ट मिलेगा। यस, ऑनलाइन वालों मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर भेज रहा हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय, मजा मारो, जिंदगी जियो।